मोमोज चाहिए मुझे, मोमोज। मोमोज लाके दो, मार दूंगी नहीं तो मैं सबको, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ए पंडित, मंत्र पढ़ना बंद कर और मोमोज ला कर दे। रात के 8 बज रहे थे। निगम ऑफिस से घर आ रहा होता है। दोपहर में खाना ना खाने की वजह से उसे बहुत भूख लगी थी। तभी उसकी नजर रास्ते के एक मोमोज वाले पर जाती है और वो उसके पास जाकर बोलता है, भैया जरा एक प्लेट गर्मा गर्म पनीर मोमोज लगा दो, और हाँ मेयोनीज जरा ज्यादा देना। निगम के कहे अनुसार मोमोज वाला उसे पनीर मोमोज देता है। तभी वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है और मोमोज वाले से कहती है, भैया जरा एक प्लेट मोमोज दे दो और मक्खन ज्यादा लगाना। मोमोज वाला उसे मोमोज दे देता है। तभी निगम उससे कहता है, जी आप कौन है? आज से आपको पहले देखा नहीं है। मैं कौन हूँ ये सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुम मुझे मोमोज खिला दोगे? मेरे पास पैसे कम है, बदले में आप जो चाहोगे मैं वो दे दूंगी। अरे आपकी खूबसूरती को देखकर मैं ये मोमोज स्टॉल आपके नाम करवा दूं। आप खिलाने की बात कर रही हैं? सुनो, मैडम को जितने मोमोज खाने हैं खिला दो, बिल मैं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे अच्छे लोग आजकल मिलते ही कहाँ हैं। जी जी कोई बात नहीं, आप मोमोज खाओ जितने खाने हैं। वो लड़की एक के बाद एक प्लेट से सारे मोमोज खा जाती है। ये देखकर दुकान वाला और निगम दोनों हैरान रह जाते हैं और कुछ ही देर में वो मोमोज वाले के सारे मोमोज खाने के बाद बोलती है, लाओ और मोमोज लाओ, अभी मेरा पेट नहीं भरा। अरे मैडम पागल हो गई हो क्या? इतने मोमोज खा चुकी हो कि दुकान खाली कर दी। अब कहाँ से लाएं? पैसे देने की हाँ क्या कर दी, सब कुछ ही खा गई। निकलो यहाँ से, अब कोई मोमोज नहीं खिला रहा तुम्हें। इतना कहकर निगम जैसे ही उस लड़की को धक्का देता है, तभी वो लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और उसे देखकर मोमोज वाला और निगम दोनों थर थर कांपने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल बोलती है, मुझे मना कर रहा था, मोमोज नहीं खिलाएगा, जानता भी है मैं कौन हूँ, मोमोज वाली चुड़ैल। अब मैं तुम दोनों के मोमोज बनाकर खाऊंगी तुम्हें। नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी नहीं, मौत मिलेगी, वो भी अभी के अभी। इतना कहकर वो चुड़ैल निगम को अपनी शक्तियों से हवा में उठा देती है और धम से जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद वो मोमोज का गर्मा गर्म तेल निगम के चेहरे पर डाल देती है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही वो मोमोज वाले को भी मार देती है और खुद से कहती है, जो मुझे मोमोज देने से मना करेगा उसका यही हाल होगा। इस गांव में बनने वाले सारे मोमोज को मैं खाऊंगी, मेरे अलावा कोई नहीं खाएगा। इतना कहकर मोमोज वाली चुड़ैल हवा में उड़ जाती है। सुबह होने पर जब गांव के लोग मोमोज वाले और निगम की लाश को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। तभी भीड़ में से एक औरत कहती है, हाय, ये किस दुष्ट का काम है? कितनी बेरहमी से मारा है इनको। देखो तो, एक तो बेचारे को मार दिया और फिर मोमोज भी खा लिए सारे। देखो दुकान कैसे खाली पड़ी है। राम जाने आजकल क्या हो रहा है। बताओ, खाने की चीज के लिए भी आजकल कत्ल कर रहे हैं लोग। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पूछताछ के बाद लाशों का पोस्टमार्टम होने लगता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अब गांव में रोज किसी न किसी की मौत होने लगती थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। एक एक करके गांव के मोमोज वाले गायब होते जा रहे थे और बाकियों ने डर से दुकान लगाना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन गांव में रहने वाली सुनीता अपनी माँ रमा से कहती है, माँ कहाँ हो? हाँ बोल, क्या हुआ? क्यों मामा कर रही है? माँ मुझे मोमोज खाने का मन कर रहा है। गांव में भी कोई दुकान नहीं लगी है मोमोज की, घर पे ही बना दो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं बना रही, जानती नहीं है क्या आजकल क्या हो रहा है गांव में? अरे मोमोज भूत है कोई जो लोगों को मार रहा है, वो भी इतनी बेरहमी से। तभी तो कह रही हूँ माँ, घर पर ही बना दो, घर पर तो कोई नहीं आएगा, बस मैं और आप बना दो ना माँ। ठीक है, बना देती हूँ, रुक जा थोड़ी देर। इतना कहकर रमा रसोई में जाती है और थोड़ी देर में सुनीता के लिए गर्मा गर्म मोमोज बना कर लाती है। मोमोज की खुशबू जैसे ही मोमोज वाली चुड़ैल तक जाती है तो वो जल्दी से सुनीता के घर आकर खुद से बोलती है, गरम गरम मोमोज, मुझे ये सारे मोमोज खाने हैं। मैं इस लड़की के भीतर समा जाऊंगी और फिर सारे मोमोज खा जाऊंगी।
इतना कहकर मोमोज वाली चुड़ैल सुनीता के अंदर समा जाती है और जल्दी जल्दी मोमोज खाने लगती है। तभी रमा बोलती है, अरे क्या हो गया, आराम से खा ले, और मोमोज भी है अंदर। जितने मोमोज है सब ले आओ, नहीं तो और बनाओ, पर लेकर आओ। रमा रसोई में जाती है और बचे हुए सारे मोमोज को एक बड़ी सी थाली में रखकर ले आती है और सुनीता को खाने को देती है। तभी जैसे ही रमा सुनीता की प्लेट से एक मोमोज उठाकर खाने लगती है तो सुनीता डरावनी आवाज में कहती है, रख मेरा मोमोज नीचे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्लेट से मोमोज लेने की? अरे मोमोज खा के गला खराब हो गया क्या तेरा? कैसे बोल रही है? और तूने इतने मोमोज खा लिए, एक आधा मुझे भी खाने दे। बोला ना रख मोमोज वापस नीचे प्लेट में, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मोमोज बस मैं खा सकती हूँ और कोई भी नहीं। इतना कहकर सुनीता उस भयानक मोमोज वाली चुड़ैल में बदल जाती है, जिसे देखकर रमा की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाती हुई घर से बाहर भागती है। चुड़ैल मेरे घर में, मोमोज वाली चुड़ैल मेरी बेटी में घुस गई, कोई मदद करो चुड़ैल, मोमोज वाली चुड़ैल। रमा की आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं। तभी हवा में उड़ती हुई मोमोज वाली चुड़ैल उनके सामने आकर बोलती है, तुम सब अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे मोमोज ला कर दो, नहीं तो मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी, समझ गए? जाओ जाकर मेरे लिए मोमोज लेकर आओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ गांव के मंदिर के पंडित जी कमंडल लेकर आते हैं और उसमें से गंगा जल लेकर सुनीता पर छिड़क देते हैं, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है और फिर गांव वाले उसे उठाकर पेड़ से बांध देते हैं और पंडित जी चुड़ैल मुक्ति मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तभी सुनीता को होश आता है और वो चिल्लाना शुरू करती है, मोमोज चाहिए मुझे, मोमोज, मोमोज ला के दो, मार दूंगी नहीं तो मैं सबको, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ए पंडित, मंत्र पढ़ना बंद कर और मोमोज ला कर दे। पंडित जी मंत्र जारी रखते हैं और सुनीता लगातार चिल्ला रही होती है। तभी पंडित अपने मंत्रों से एक भभूत तैयार करते हैं, जिसे वो मोमोज पर छिड़क देते हैं और मोमोज की प्लेट को सुनीता की तरफ सरका देते हैं। पंडित जी के इशारा करने पर गांव का एक आदमी सुनीता की रस्सियां खोल देता है, जिसके बाद सुनीता जल्दी से भभूत छिड़के मोमोज खाती है और उसके अंदर से मोमोज वाली चुड़ैल निकल जाती है, जिसके बाद वो फिर कभी लौट कर नहीं आती। रात के अंधेरे में घर से भागे हुए हीना और राहुल हसीनापुर नाम के गांव में आ पहुंचते हैं, जिसकी चरम सीमा पर एक बोर्ड लगा था, जिसे राहुल पढ़ता है। इस गांव की सभी लड़कियां कवारी हैं। यहाँ किसी को भी शादी की अनुमति नहीं। अगर शादी की तो वो उस हाथ कटी भूतनी के हत्थे चढ़ जाएगी। यह पढ़कर राहुल मुस्कुराता है। तभी हिना बोलती है, राहुल, मुझे लगता है इस गांव में हमारा रहना ठीक नहीं होगा, हम किसी और जगह चलते हैं। हिना, ये जरूर किसी ने मजाक में लिखा है और ये भूत भूतनी जैसा कुछ भी नहीं होता और हम घर से भाग के आए हैं, हमको कुछ दिन यहीं छुपना होगा। तुम चलो, रात काफी हो गई है, देखते हैं इस गांव में कोई जगह है रहने के लिए या नहीं। दोनों गांव में प्रवेश करते हैं। तभी तेज हवा के झोंके चलने लगते हैं। पेड़ों के सूखे पत्ते आपस में टकराकर एक डरावनी सी आवाज पैदा करते हैं। तभी हाथों में लालटेन लिए एक आदमी हिना और राहुल के पास आकर बोलता है, कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त रात में? जी मैं राहुल, ये मेरी मंगेतर हीना है। हम बहुत दूर से आए हैं और इस गांव में आप पहुँचे। क्या कोई जगह मिल सकती है कुछ दिन रुकने को? चलो। वो आदमी राहुल और हिना को एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाता है। दोनों अपने सामान को वहाँ रख रहे होते हैं कि तभी किसी लड़की के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर हिना, राहुल और वो आदमी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि काफी लोगों की भीड़ जमा है और एक लड़की दुल्हन का जोड़ा पहने खड़ी है, जिसके दोनों हाथ कटे हैं। वो बुरी तरह रो रही है। उसे ऐसे देखकर हिना घबरा जाती है और भीड़ में मौजूद एक औरत से बोलती है, जी सुनिए, इस लड़की को क्या हुआ और किसने इतनी बेरहमी से इसके हाथ काट दिए? ये उस हाथ कटी भूतनी सुनैना ने किया है। जब से वो मरी है
उसने किसी भी लड़की की शादी नहीं होने दी, और अगर कोई लड़की उसके खिलाफ जाकर शादी करने की कोशिश करती है तो उसका यही हाल होता है। उस औरत की बात सुनकर हिना और राहुल बुरी तरह डर जाते हैं। उनके माथे से पसीने छूटने लगते हैं। तभी कुछ लोग मिलकर उस लड़की को वहाँ से ले जाते हैं और बाकी सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। राहुल और हिना जैसे तैसे वो खौफ भरी रात बिताते हैं। सुबह होती है और हिना गांव के बाहर घूमने निकलती है। तभी उसे वही रात वाली औरत नजर आती है जो उसके पास जाती है और वो औरत बोलती है, अरे तुम तो कल रात वाली लड़की हो ना? जी मैं वही हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? उस औरत के पूछने पर हिना उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद वो औरत बोलती है, जितना जल्दी हो इस गांव से निकल जाओ, नहीं तो सुनैना के वार से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और शादी का ख्याल वो तो इस गांव में कभी नहीं। इस वहम को अपने दिल से निकाल दो। हिना उस औरत की बात सुनकर बेहद मायूस होकर घबरा जाती है और फिर वहाँ से सीधा राहुल के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राहुल बोलता है, ठीक है हिना, हम चले जाएंगे, बस 2 दिन का वक्त दो, तब तक मैं कोई और ठिकाना देख लूं। उसी रात राहुल और हिना सो रहे होते हैं। तभी हिना को किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो एकदम से उठती है और बत्ती जलाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और वो फिर सो जाती है। तभी वहाँ सुनैना आती है। वो हिना का गला दबाती है। हिना जैसे ही आंखें खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा और सुन पड़ जाता है। तभी वो देखती है कि पंखे से राहुल की लाश लटकी है, जिसके दोनों हाथ कटे हैं। तभी सुनैना उससे बोलती है, शादी का ख्याल आ रहा है तेरे दिल में, तेरे इस बॉयफ्रेंड के दिल में भी। मैं सब जानती हूँ, मजाक बना रहे थे ना मेरा। मैं एक हाथ कटा भूत हूँ। अब देखना कैसे मैं तेरे और तेरे बॉयफ्रेंड के भी हाथ काट दूंगी। इतना कहकर सुनैना गायब हो जाती है। तभी एकदम हिना की आंख खुलती है और वो देखती है कि राहुल उसके पास सोया है। तभी वो मन ही मन में सोचती है, शायद ही मेरा वहम है। सुनैना वो यहाँ नहीं है, ये कोई बुरा सपना था। बस 2 दिन की बात तो और है, फिर हम यहाँ से चले ही जाएंगे। इतना कहकर हिना सो जाती है। अगली सुबह जल्दी उठकर राहुल नया घर तलाशने के लिए गांव से बाहर जाता है और हिना घर का सारा काम करके नहा धोकर शीशे के सामने रेडी होने के लिए बैठी होती है। तभी उसकी नजर शीशे पर रखी एक सिंदूर की डब्बी पर जाती है, जिससे वो खुद की मांग सजाकर बोलती है, वाह कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। एक दिन ऐसे सच में राहुल मेरी मांग भरेगा और फिर हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। हिना इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी मांग में भरा सिंदूर खून में बदलकर उसके सर से बहने लगता है। ये देखकर हिना दंग रह जाती है। तभी वहाँ सुनैना आकर बोलती है, कहा था ना ये शादी के ख्वाब अपने दिल से निकाल दो, लेकिन तो नहीं मानी। इसी हाथ से तूने अपनी मांग भरी थी ना, देख अब मैं क्या करती हूँ। तभी सुनैना हिना का वही हाथ पकड़ती है जिससे वो अपनी मांग में सिंदूर सजा रही थी और उसे एक झटका मारकर उसके जिस्म से अलग कर देती है। हिना दर्द से तड़पने लगती है। सुनैना उसके तोड़े हुए हाथ को खा जाती है और हिना वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही उसे होश आता है, तभी वो देखती है राहुल उसके पास बैठा है और उसके दोनों हाथ सही सलामत है। उसकी मांग से अब वो खून नहीं बह रहा है। तभी राहुल बोलता है, हिना, तुम ख्याल नहीं रख सकती हो क्या अपना जरा सा भी? मैं शहर से वापस आया तो देखा कि तुम यहाँ बेहोश हो। क्या हुआ? राहुल, सुनैना हमें कभी एक नहीं होने देगी। वो मुझे मार देगी और तुम्हें भी मार देगी। हम यहाँ नहीं रहेंगे। अभी चलो, तुम्हें मेरी कसम है। पर हिना, रात हो चुकी है, कहाँ जाएंगे? कहीं भी, पर इस गांव में नहीं रहना। इतना कहकर हिना राहुल का हाथ पकड़कर जैसे ही झोपड़ी से बाहर आती है तो चारों ओर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक तेज तेज आंधी चलने लगती है। हिना राहुल का हाथ पकड़कर गांव की सीमा की तरफ भागने लगती है।
तभी उनके आगे हवा में लहराती हुई सुनैना आकर बोलती है। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हर उस इंसान को मार दूंगी जिसके दिल में शादी को लेकर चाहते होंगी, प्यार होगा। जो खुशी मुझे नहीं मिली वो मैं किसी को नहीं मिलने दूंगी। पर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? क्यों तुम सबके जान के दुश्मन बनी हो? बोलो। तभी सुनैना बताती है कि किस तरह वो भी एक सुंदर लड़की थी जो इसी गांव में रहा करती थी। गांव के जमींदार के बेटे ने सुनैना को अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसा लिया और उससे झूठा शादी का वादा करके उसके साथ दुष्ट कर्म किया। बेरहमी से उसका एक हाथ तलवार से काट दिया। पर जब सुनैना ने सभी को ये बात बताई तो किसी ने भी उसका यकीन तक नहीं किया। अपना सब कुछ खो चुकी सुनैना ने अपने घर में ही फांसी लगाकर खुद की जान ले ली, पर किसी ने उसकी लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं किया और वो एक बुरा हाथ कटा भूत बनकर सबसे बदला लेने लगी। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, पर तुम जो सबके साथ कर रही हो ये भी गलत है। तुम तो जमींदार के बेटे को भी मार चुकी हो। अब तुम्हारी आत्मा को मुक्ति के लिए मैं तुम्हारे शरीर के जो भी बचे हुए अंश हैं उस घर में उनको जला देता हूँ, ताकि तुम्हें भी मुक्ति मिल सके और सभी गांव वाले भी तुमसे माफी मांगेंगे। हाँ सुनैना, समाज हमेशा लड़की को ही गलत समझता है, पर हम तुम्हारे साथ हैं। आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। जिसके बाद राहुल के कहे अनुसार सभी गांव वाले सुनैना से माफी मांगते हैं। राहुल भी सुनैना की झोपड़ी को मिट्टी का तेल गिराकर आग लगा देता है, जिसके बाद घर के साथ साथ सुनैना की लाश के बचे हुए अंश भी उस आग में जल जाते हैं और सुनैना की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद खुशी खुशी राहुल और हीना उस गांव में शादी करते हैं और वहीं रहने लगते हैं। अब गांव में किसी भी हाथ कटे भूतनी का आतंक नहीं बचा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।